गांव में मेरा हर आदमी फरीदाबाद। मैं हूँ दीपिका गौड़। इस समय पर तो फरीदपुर के एरिया में मौजूद है, जहाँ पर वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ आपको पार्षद उम्मीदवार मीनाक्षी मान के पति लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं योगेश मान। हमारा चुनाव लड़ने का कोई मोटिव नहीं था। हम चुनाव लड़ने के लिए तो आए। हमारी सारी ग्रेटर फरीदाबाद की जो सोसाइटियां आज वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत आती है, और जो हमारा रेजिडेंस है, जो मान साहब का रेजिडेंस है, वो बतौला गांव के जो रकबा उसके अंदर है। हमारा जो आधार कार्ड, हमारा वोटर आई कार्ड है, उसपे साफ साफ लिखा गांव बतौला। गांव बतौला से भी हमारे भाइयों ने टिकटें मांगी, बड़ौली से भी टिकटें मांगी हैं, और जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था जिन्होंने टिकट मांगी वो सब तन मन धन से लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हमारी सोसाइटी में निर्णय हुआ कि भाई क्यों ना हम भी एक प्रयास करें कि ये जो टिकट है ये हमारे बतौले गांव के पास ही रहे। पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी मान इस समय पर पहुंची हैं। जो तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि एक काम करते हैं, हम एक अपनी मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग बुलाने का हमारा जो मेन मकसद देखिए, दोनों ही योगेश मान और मीनाक्षी मान इस समय पर पहुंचे। साथ ही उनके जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस प्रत्येक RWA में आप ये मान के लिए 36 बिरादरी में लोग RWA के पदाधिकारी है, उसमें गुर्जर भी है, उसमें जाट भी है, उसमें पंडित भी है, ठाकुर भी है, हमारे SC भाई भी हैं, आप समझ, पंजाबी भी हैं, बनिया भी हैं, सभी लोग RWA में शामिल हैं। एक मीटिंग हुई, वे अपने कैंडिडेट देते हैं। जिस कैंडिडेट के लिए तय हुआ कि वो सोसाइटी में, जब वो गुर्जर है, किसी भी बिरादरी से, पंडित है, जाट है, बनिया है, पंजाबी है, जो इच्छुक होगा वो आगे आएगा और इलेक्शन लड़ेंगे। इसी बात को लेकर हम अपने आदरणीय श्री राजेश नागर जी के घर पे भी गए, बहुत सारे RWA गई, मैं भी उस RWA में गया था, और हमने ये कहा कि जी हमारी टिकट हमें सोसाइटियों में दे दो, चाहे वो गांव का भी कोई व्यक्ति है। गांव का व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बतौला गांव के भी बहुत सारे लोग सेक्टर्स में मकान बना के रह रहे हैं, बड़ौली गांव के भी लोग सेक्टर में बना के रह रहे हैं। बड़ौली से सूरज चंदीला जी हमारे उस मीटिंग में शामिल हुए थे। हमने बतौला गांव से भी जो लड़ रहे थे सबको एक कॉमन मैसेज डाला था कि जो सेक्टरों में रहता है, सोसाइटी में रहता है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो इस मीटिंग में जरूर आए। तो मीटिंग निर्णय लेने के बाद विधायक जी के पास गए, विधायक जी को कहा, तो विधायक जी ने एक ही कहा, आप सब लोग इस चीज से परिचित है, मुझे यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि मैंने 7 साल पहले एक निर्णय कर दिया था और मैं निर्णय पे अटल हूं, मेरी टिकट उसी को जाए। मैं ये मान रहा हूं कि भाइयों, उस भाई को टिकट मिल जाती तो क्या आप लोग मुझे नहीं कहते, या मेरे गांव के परिवार के लोग बैठे हुए, मैं एक बात आपके मुख से सुनना चाहता हूं, गांव में अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी की जिसको भी मिलती तो क्या आप मुझे नहीं कहते वोट के लिए? मैं एक गुजर, मतलब आप बिरादरी से हूं आपकी, मैं RWA ने सेक्टर 85 में D ब्लॉक का प्रधान बनाया, तो आप मुझे अप्रोच नहीं करते? आप ही मुझे कहते कि भाई भाई लड़ रहा है, खटाना जी आप इनसे कहो हमारे साथ लगे। तो जब मीटिंग हुई थी तो ईमान साहब बैठे, कई RWA में और भी लोग थे, आप पूछ लीजिएगा। तो ये तय हुआ था अगर बतौला गांव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट जिसको भी मिलेगी, हम सारी सोसाइटी उसके साथ लगेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही बात है। ये राकेश शर्मा जी जो सामने, जिन्होंने कहा बहुत बढ़िया कहा, ये अपना एक ब्लॉक है हमारा, उसके हमारे एक्स प्रेसिडेंट RWA है, मंदिर कमेटी के ये प्रेसिडेंट है वहां पे। एक सेक्टर में बहुत सारे, जब टिकट वितरण हुआ, लिस्ट आने लगी, तो जब हमें जो महसूस हुआ कि एक लिस्ट पहले ही जारी हो गई थी और जिसमें किसी और का नाम आ गया, बतौला गांव छोड़ दिया था, हमने मान साहब ने फिर एक मीटिंग करी, मान साहब इलेक्शन लड़ा जाएगा और पूरे दम के साथ लड़ा जाएगा, गांव को इकट्ठा करेंगे। आज गांव से कैंडिडेट है, मान साहब के पड़ोस से कैंडिडेट है, उन्होंने घर पे आके समर्थन दिया था, मान साहब अब इलेक्शन लड़िए, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता मीटिंग में, मान साहब के बिल्कुल पड़ोस में डेयरी है उनकी, उन्होंने मान साहब को आके कहा था, उनके भाई ने आके कहा था कि अगर गांव में टिकट नहीं मिलेगी मान साहब आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। तो मैंने तो पढ़ लिया, मैं पीछे नहीं हटता। गांव से अगर कोई लड़ता और मैं उसके साथ एक बार कह देता मैं तेरे साथ हूं, मैं नहीं हटता किसी ताकत के पीछे। हमारी सोसाइटी जो है जितनी भी ग्रेटर फरीदाबाद की है, देखो गांवों में नगर निगम काम कर सकती है, सरपंची ने काम किया है, हमारी सोसाइटी में ना तो कोई सरपंच काम कर सकता है, ना कोई पार्षद काम कर सकता था।
हम राजनीतिक मजबूर हैं, हमें इलेक्शन में राजनीतिक मजबूरी में इसलिए आना पड़ा कि ना तो हमारा सांसद हमारे यहाँ 5 रुपए खर्च कर रहा, ना हमारा विधायक हमारे 5 रुपए खर्च कर पा रहा। हम उन्हें बुलाते, स्वागत करते, उन्हें घर जाते, स्वागत करते और आश्वासन लेके आते कि हम बिल्डर को धमका देंगे, बिल्डर को फोन पे धमका दिया। आप हमारी समस्या सोचिए, हम हर महीने 5-5 हजार 6-6 हजार मेंटेनेंस के नाम पे देते हैं उन लोगों को। देखिए, स्वागत सम्मान के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मीनाक्षी मान का इस समय पर फूल माला बनाकर स्वागत किया जा रहा है। बैठो भाभी जी, बैठो। तो हम उस मुहिम को लेकर चले गए। हमें बिल्डरों से, हमारे गांव से कोई वो नहीं है। सुनो जी, आज मैं गांव के बीच में बैठ के कह रहा हूं, अगर गांव ये निर्णय करके लग के आता ना, गांव में 2 कैंडिडेट खड़े, इस सभा में कह रहा हूं, आप निर्णय कर लो, अभी इलेक्शन 5 दिन है, मैं आपके साथ रह जाऊंगा, मैं आपके साथ रह जाऊंगा, निर्णय ले आइए। उससे पहले भी गांव में पंचायती निर्णय नहीं निकल रहा था कुछ भी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे सिर्फ बिल्डर के खिलाफ। हम बिल्डरों से बहुत दुखी हैं। ना तो सेक्टरों में रोड है, आप लोग देख रहे हैं, ना सेक्टरों में पानी है जब मर्जी खोलते हैं, ना सेक्टरों में बिजली का वो है, ना सीवरेज, कहीं एसटीपी जोड़े, नहीं लाइन जोड़ी है। बिल्डर हमसे पैसे ले चुके हैं। हम लोग कहीं पे प्रदर्शन करते हैं, कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे काम थोड़े बहुत चालू हो जाते हैं, अगले दिन वो काम फिर रुक जाते हैं। तो हम अपने मुद्दों को लेकर चले और मुद्दों की वजह से हमें इस काउंसलर के इलेक्शन में उतरना पड़ा। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध है कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करने के लिए इस मंच पे आए। हम ये आए कि अगर आज मीनाक्षी मान जी पार्षद बनती हैं तो ये मान के चलिए सोसाइटी में भी ये अपना कोई काम इस प्रकार का फंड से नहीं करा पाएंगी, क्योंकि जितना फंड आएगा सारा गांवों में ही लगना है। बट ये पढ़ी लिखी हैं, मैं भी उस बिरादरी से आता हूं भाई। हमारी महिलाएं, जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं सेक्टर में रहने वाली, सोसाइटी में रहने वाली, अपनी बात रख सकती है, हमारी महिलाएं नहीं रख सकती, क्योंकि हम जाने भी नहीं देते। तो हम इस चीज को लेकर चले, जो फंड है वहां लगेगा, आपके गांव में पूरा विकास होगा। जहां आप बोलोगे एक आवाज में आपको खड़े मिलेंगे। और मान साहब खुद कहेंगे इस बात को, 10 साल से आपके पड़ोस में रह रहे, मेरे से पहले यहाँ के रह रहे पूरी पढ़ाई सोसाइटी में, क्या किसी गांव वाले या किसी भाई के साथ उनका कभी कोई विरोध रहा, या किसी के साथ उनका ऐसा मनमुटाव रहा? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्शन है, आप इसमें हमारा साथ दो। आने वाले टाइम में 5 साल बाद फिर ये इलेक्शन आएगा, फिर विधानसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। भतोला गांव हमसे जहां गएगा, हम हर सोसाइटी को लेकर आपके साथ तन मन से खड़े मिलेंगे। आप गांव में हमारे लिए रास्ता खोल के रखो कि हम गांव में, मैं तो चला आऊंगा, मान साहब नहीं आ सकते, खन्ना जी नहीं आ सकते, करवाल जी बैठे, शर्मा जी नहीं है, कुछ लोग हमारे घर साहब बैठे हैं, चौसा बैठे, बनिया पंजाबी जो थोड़ा सा हुआ बुरा ना माने, मेरे साथ ही आए, वो लोग झिझकता गांव में आने में, हम तो चौड़े चले आते हैं। तो उस रास्ते को खोल के रखे, सोसाइटी का आदमी, कोई भी किसी बिरादरी का, गांव में जब मर्जी किसी घर आ जाए, चाय पीने आ जाए, हुक्का पीने आ जाए, बैठने बतलाने के लिए आ जाए, हम उस रास्ते को सोसाइटी में भी खोलना चाहते हैं गांव के लिए, कि गांव के लोग भी सोसाइटी में जब मर्जी मिलने आए, जब मर्जी बैठ के करें, जब मर्जी बातचीत करें। तो हमें एक दूसरे के मन में कोई ऐसा द्वेष भावना इस प्रकार की नहीं रखनी, क्योंकि कुछ लोग इस बात को फैलाने लग रहे हैं जो इलेक्शन हो रहा है सोसाइटी वर्सेस गांव हो रहा है। सोसाइटी वर्सेस गांव इलेक्शन नहीं है। आपका ही पार्षद है, आपका विधायक है, आपका ही एमपी है, आपके बीच में ही रहेगा। हम ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हर सोसाइटी आपके साथ खड़ी रहे। कल को मैं कहता हूं भतोला वोट ना दे, सोसाइटी दूसरे को वोट ना दे, पर ऐसा मन में ना रहे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया और दूसरों ने ऐसा किया। क्योंकि रोड पे मान जाओगे, कम से कम मैं इस राजनीति को मैं अच्छी नहीं समझता कि बहुत सारे होर्डिंग और बोर्ड्स आपने फटे देखे होंगे, वो लगे भी थे और फट भी गए। ये अच्छी राजनीति नहीं है। तो जो हम अपील आपके बीच में लेके आए कि आप हमारा समर्थन करें। हम आपके साथ हर समय तन मन धन से आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपके मान सम्मान में, गांव के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे कहीं से भी। नहीं, आज जो पार्षद का इलेक्शन है ना, आप ये मान लो, मैं ये मान के यही नहीं कहता कि मैं जीत रहा हूं, पर आज इलेक्शन टक्कर का है। आज इलेक्शन टक्कर का है, ये मान के चलो आप लोग। कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पर मेरी अपनी भावना ये है कि ये जो पार्षद है, ये भतोला गांव के रकबे में रह जाए।
कि भतोला गांव का जो रकबा है ना, उसी के भीतर ये पार्षदी रहनी चाहिए। दूसरी बात, मान साहब का अपना एक्सपीरियंस है, सोसाइटी में वो काम कराते रहते हैं 8-10 साल से। उनकी वाइफ श्रीमती मीनाक्षी योगेश मान जी हमारे बीच में, वो भी एमटेक है, पढ़ी लिखी है। L&T कंपनी आपने सुनी होगी, उन प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। उनका एक विजन है, उस विजन को लेकर हमारे बीच में आई है। अगर कल मौका देती है सरदारी, हमें मौका देती है, सोसाइटी हमें मौका दे रही है, तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, परमात्मा करने वाला है कि अगर पार्षद के फंड से अगर पहली ईंट लगेगी तो भतोला गांव में लगेगी। तो मैं इसी के साथ आप सब लोग आए, आपको धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे किसी भी भाई को मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा याची हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये फैलाया और मेरे पास उस चीज को कल को कोई कहे भी क्या है। आजकल ये फोन बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें बात करनी ठीक नहीं किसी से भी, पर जब तक कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली उन्होंने फोन पे ही चालू कर दिया। मैं उस चीज को बड़ा मतलब इस इलेक्शन के बाद अपनों के बीच लेके बैठूंगा, ताऊ अंकल जी आपके पास बैठूंगा बीच में लेके, सुनील भाई आपके बीच में लेके बैठूंगा। क्या मैं बिरादरी से नहीं, मैं वाहियात हूं। आज मैं एक सेक्टर में रहता हूं तो अपने दम पे रह रहा हूं। आज मैंने मकान खरीदा अपने दम पे खरीदा है। आज मैं प्रधान बना उस सेक्टर का अपने दम पे बना, बट मुझे गर्व होता है कि मैं अपने गांव के पड़ोस में रहता हूं। मेरे सुख दुख होगा मैं तुरंत 10 आदमी बुला लूंगा, ये मेरे सेक्टर के लोगों को पता है। बट उस रिकॉर्डिंग में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ ना कि मेरी आंख में किसका बाल है, मैं तो वाहियात हूं। मेरे ताऊ जी बैठे, पूछो भतोले से इलेक्शन लड़ेंगे बाहर में बहुत सारे लोग। ताऊ जी बताओ, कुलदीप पहला आपके गांव से, सुनी भाई पहला भतोले से लड़का था कुलदीप, अपने दम पे जिता के लाया था, पूछो। और उसका रिकॉर्ड है, मैं कह रहा हूं उसका रिकॉर्ड आप देखो, जितने वोटों से जीता ना, उस ज्यादा वोटों से अभी तक बाहर में कोई जीत नहीं पाया। 28 तारीख का इलेक्शन है, अब भी चेक कर लेना। और हम वहां भी मजबूत हैं आपको, जैसे भतोले गांव में 20-22 वोट है वकीलों के, हम वहां भी मजबूत हैं। सोसाइटियों के वोट भी वकीलों के वहां भी बहुत मजबूत है। बट जो उस व्यक्ति ने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं नहीं करना चाहता। राजनीति सब करते, मैं तो भाई 250 गज के फ्लैट में रहता हूं। वो मुझे ये बोल रहे हो उस रिकॉर्डिंग में कि कल का लौंडा क्या है इसके पल्ले में, कह रहे 250 गज के फ्लैट में रहता, क्या कर लेगा ये। अरे पैसा कमाना तो मैं भी पैसा कमा लूंगा, बट नहीं, मेरे अंदर लगा लो कोई कमी है या मेरे अंदर कोई अच्छाई है कि मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूं राजनीति में। कल को गांव से लड़ने वाले 4 थे। मैं इस सभा में कह रहा हूं, मान साहब के पैर पकड़ के जब मुझे बिठाना पड़ता, मैं सोसाइटी से एक आदमी नहीं लड़ने देता, एक भी आदमी लड़ने देता। और फिर कह रहा हूं 5 साल में फिर इलेक्शन आएगा, गांव के किसी भी आदमी को पार्टी टिकट देगी, मैं सोसाइटी से अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, अगर भतोले गांव से टिकट मिलती है। मैं किसी को खराब नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे, मैं गांव में कम से कम 50 परिवार में हुआ अपने सर्कल से। मुझे कई उनका भाई बुला लेते, मान साहब को वेलकम करते हैं। मैंने कहा गांव में ना बैर बन जाएंगे। कल मैं ताऊ जी के घर बैठा था, 1 घंटा बैठे होंगे, 1 घंटे के अंदर तो गाड़ियों के चक्री लग गई, जैसे परिक्रमा हो रही है इनके घर की। अरे आदमी जा सकता है किसी घर बैठने के लिए, संबंध होते हैं समाज में सबके, हर आदमी संबंध थोड़ी। भतोले के बहुत सारे लोग, बड़ौली के बहुत सारे लोग क्या सोसाइटियों में नहीं जाते? किसी का दूध भी जा रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, किसी ने ठेके ले रखे हैं, जाते हैं हमारे पास भी आते लोग। तो भाई ऐसा ना करें, उन भाइयों को समझाएं, हम तो आपके हैं और आपके बीच में रहेंगे। ये मान साहब है, कहीं नहीं जाने देंगे। रही पार्टी पॉलिटिक्स की बात, ये भी बहुत ही पार्टी पॉलिटिक्स, पहले बीजेपी के लिए थे, लोकसभा में बीजेपी के लिए थे, आज खड़े हुए तो अपने दर्द की वजह से हम आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए। आप खुद सोचो, आप खुद जाते हो, हमारी सोसाइटी में कितने बुरे हाल है, काम नहीं करता बिल्डर, घुर्राता हो रहा है। तो मैंने कई मंच से ये भी कहा है, मान साहब को आप जिता के भेजोगे, मेरा तो मानना है कि सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी पार्टी सबको, पूरी गांव सरदारी को लेकर, और जिस मंच पर आप कहोगे उस मंच पर जाकर खड़ा कर देंगे, जिस मंच पर आप कहोगे। इसी अपनी वाणी में धन्यवाद जी। मान साहब अपनी बात रखें आप। ज्ञानेंद्र भाई ने बाकी सारी बातें बताई, और एक ये आज एक ऐसा मौका है कि मैं आज जो है एक एड्रेस कर रहा हूँ भतोला गांव में,
आज 10 साल हो गए मुझे बथोला में रहते हुए। आज यहाँ बथोला में आया हूँ, अपनी बात कहने आया हूँ। बथोला गांव की जो रकबा है उसके अंदर हमारी प्राणायाम सोसाइटी, 10 साल से मैं प्राणायाम सोसाइटी के अंदर RW में विभिन्न पदों पे रहा हूँ। पहला मैं वहां का प्रेसिडेंट रहा और आज भी जो वहां से लोगों से इतना प्यार मिला है, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पिछले 10 साल के यहाँ पर जो है इस कार्यकाल में प्राणायाम के RW के अध्यक्ष के रूप में या किसी और पद के रूप में, आप ये जानिएगा, मैंने कभी भी बथोला जो गांव के अंदर, जैसे अभी ज्ञानेंद्र भाई ने बताया कि एक चीज की भी, इतनी सी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी और बथोला गांव के अंदर आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है हमारे जो RW का है उसके अंदर और मेरा एक बहुत बड़ा रोल है। हर आदमी को, हर आदमी की जो है मंशा को उनको ये समझना पड़ता है कि आज जो हम यहाँ आकर के बसे हैं, परंतु हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आज का जो चुनाव है, बाकी बातें, तमाम बातें भाई साहब ने बताई कि यहाँ पर ये राजनीतिक एम्बिशन या राजनीतिक विषय है ही नहीं। ये नगर निगम का चुनाव, हमको ये पहले समझना पड़ेगा ये नगर निगम का चुनाव है क्या। ये सरपंची सरदारी है नहीं, ये एक डेवलपमेंट की बात है, एक वार्ड की बात। यहाँ पर क्या है, गांव और शहर अब कुछ बचा नहीं है। एक वार्ड नंबर 38 बच गया है। उस वार्ड नंबर 38 में क्या समस्याएं हैं, एक पार्षद की क्या ड्यूटी होती है, क्या वो पार्षद लोगों के साथ कनेक्टेड है, क्या वो पार्षद गांव के कल्चर को भी समझता है और शहर को भी समझता है, क्या वो ये समझता है कि गांव में जो युवा है वो आज किस दिशा में चल रहा है, कि उसके अंदर भी वो गाइडेंस दे पाएगा या कि नहीं दे पाएगा। हमारे स्कूल भी हैं, हमारी रोड भी हैं, हर तरह की जो है यहाँ पे सिविक कम्युनिटीज हैं। ये जो नगर निगम क्या होता है, आज बथोला गांव नहीं है, अब वार्ड नंबर 38 है, एक शहर बन चुका है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चौधर का इलेक्शन नहीं है, किसी प्रकार की चौधराहट का इलेक्शन नहीं है। ये आप ये समझिए कि आपको क्या चाहिए। आज जब पार्षद से चुनाव हो जाएंगे, 12 तारीख को नतीजा भी आ जाएगा, उसके बाद जो हार जीत जो होगी सो होगी, परंतु वो जो रमरमा है, वो डबडमा है, वो 6 महीने चलेगा। उसके बाद वो पार्षद हमें चाहिए कि वो एक उधर हाजिरी दे, एक उधर हाजिरी दे, अपनी गाड़ी के पीछे पार्षद लगवाए और जो है घूमता फिरे। उस पार्षद को ये नहीं पता होगा, फिर आपको काम याद आएगा कि यार काम तो कुछ हो नहीं रहा, फिर हम इंतजार करेंगे 5 साल। मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, एमटेक भी मैंने किया है, 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 2 साल मेरी खुद की कंपनी है। भगवान की दया से माँ बाप ने बहुत पढ़ाया। हिसार यूनिवर्सिटी में हम रहे 32 साल। मेरे पिताजी है ज्वाइंट डायरेक्टर, रिटायर हुए एनिमल हस्बेंड्री से, आज मेरे साथ रहते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी का आज फ्रेंच का एग्जाम था, 10वीं की CBSE बोर्ड की परीक्षा दे रही है, और मैं मीडिया भी कवर कर रहा, आप सभी के सामने कहता हूं मेरी बिटिया की कोई ट्यूशन नहीं लगी है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूं, खुद पढ़ाता हूं। आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब मैं उसको, मेरे ऊपर वो टोटली डिपेंडेंट थी। इस दौरान मैंने जो डिसीजन लिया, इसके पीछे जो है एक जज्बा ये आया कि यार एक जो है कैंडिडेट जो है वार्ड नंबर 38 का, क्या एक महिला जो वार्ड है, सब जगह एक डमी कैंडिडेट आ रहे हैं। मैं डमी इसलिए बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि जो ये महिला वार्ड किस लिए आरक्षित किया जाता है, कोई सरकार की नीति है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उन्हीं की सरकार है कि एक महिला जो है उसको क्यों रिजर्व किया जाए, इसलिए कि महिला को आगे आने का मौका मिले और महिला जो है महिला से कनेक्ट हो सकती है। और ये डमी कैंडिडेट नहीं है मीनाक्षी मैडम, आप इनके भी विचार सुनिएगा। तो एमटेक करने के बाद 18 साल में मैंने तोशिबा इंडिया वाटर सॉल्यूशन लिमिटेड और त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन 2 बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने 18 साल के करियर में लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा के जो है टेंडरिंग की होगी या प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, एग्जीक्यूट किए होंगे। 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 2 के आगे 4 जीरो लगती है, 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। और पिछले दो साल से मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी फर्म खोली है,
और मैं काम क्या करता हूं ये भी बता देता हूं। मैडम भी वही काम करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर आज की पिछले 3 महीने के अंदर ही भीतर ये 2 जो है बड़ी बड़ी परियोजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी की 550 करोड़ की परियोजना है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। वो 550 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है उसकी जो डिजाइन, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी प्लानिंग, उसका इवन एग्जीक्यूशन मीनाक्षी मैडम खुद कर रही हैं। और इंदौर शहर क्या है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है और पार्षद का काम क्या होता है उसको पता है अच्छे से। और एक दूसरा प्रोजेक्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 781 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यह परियोजना भी नमामि गंगे के अंतर्गत है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नमामि गंगे, गंगा सफाई की जो परियोजना है उसी की योजना है। इसके अंदर भी सारा काम जो है हमारी ही कंपनी कर रही है, उसकी कंसल्टेंसी। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमने पूरे हम कोलकाता में वो है क्या, उसके अंदर में सीवरेज नेटवर्क है, जो हमारी जो गंदगी, जो पानी आपकी ओपन ड्रेनेज है, गंदा पानी ठहराव हो जाता है, उसको इकट्ठा करके सीवरेज नेटवर्क को प्लानिंग करना, उसके बाद एक जगह लेकर के जाना, उसके बाद उसको ट्रीट करके जो है अपना गंगा मैया के अंदर डिस्चार्ज करना, ताकि हमारी गंगा मैया जो है वो साफ हो सके। इंदौर के अंदर तो और भी क्या कहानी है। जो एसटीपी है उससे हम सीबीजी बनाने जा रहे हैं। जो हमारी जो बसें हैं, सरकारी बसें मध्य प्रदेश में, उससे ये परियोजना है कि वो जो उससे जो एसटीपी से जो गैस बनाएंगे वो बसें चलेंगी, उसके अनुबंध के बारे में बात चल रही है। तो ये तो मैंने बताया कि हम करते क्या है। हम इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूं एक सोशल कनेक्ट भी है। मेरा कोई मकसद, सारे जो है सरदारी बैठी है बतौला की, कभी मैंने आज तक किसी प्रकार की बतौला की चौधराट के अंदर, सरपंची के अंदर कभी किसी प्रकार की आज तक इंटरफेरेंस करने की सोची नहीं। आज ये एक मौका है कि ये काम करना है। ये जो गांवों की समस्याएं बता देता हूं, शहरों की तो मुझे पता है, शहरों की समस्या भी आपकी समस्या है। 5 समस्या है। कूड़ा यहां भी है, आपके जब आते हैं मुंबई एक्सप्रेस बहुत बढ़िया बन गया है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे इधर पढ़ते हैं 2 चीजें आती हैं, हमें बदबू आती है और कूड़ा दिखाई देता है। तो क्या हम इसको नहीं कर सकते ठीक? दूसरी है आपकी सड़कें। तीसरा आपका हमारे बिल्डर की लड़ाई, जो बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो मैं कहता हूं कि मैंने बिल्डर को अपने बिल्डर से फाइट की, आप जानते हो कि पूरी कंस्ट्रक्शन, उसको जो है यहां से बाहर भगाया अपनी सोसाइटी से 2015 में, और आज तक केस चल रहा है उसके खिलाफ, खुल के लड़ा। इसके अलावा आपकी स्ट्रीट लाइट है, जो कि आपकी वो है लेकिन जलती नहीं है। गांवों के अंदर अब स्ट्रीट लाइट होगी, स्ट्रीट लाइट की कमी है, प्रोजेक्ट आ सकता है यदि एक पार्षद उसकी डीपीआर ढंग से बनाए, उसकी नेसेसिटी को रखे, उसके फंड भी आएंगे। गांवों की बड़ी कॉमन समस्या है। हमारे जो है घरों के सामने आप देखते हो घर बनाते हैं, भरत कर लेते हैं, ऊंचा कर लेते हैं, फिर उसके अंदर लैंडिंग जो है उसकी गलियों के अंदर दे देते हैं, और फिर कहते हैं यार कोई उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, इसको हटाया जाए। बीच में तो की नालियां जो है भर जाती हैं, तो उसको हटाने की भी जरूरत नहीं है, उसकी भी सोल्यूशन है। उसके अंदर हमें एक ऐसी डीपीआर बनानी पड़ेगी, उसका एक हाइड्रोलिक प्रोफाइल, ढाल जिसे हम कहते हैं, उसको हम स्टडी करें, सर्वे करें, एक कॉमन डीपीआर। 5 गांव आते हैं, मिर्जापुर, प्रहलादपुर, फरीदपुर, बतौला, बड़ौली। ये 5 गांवों की एक इस तरह की डीपीआर बनाई जाए। ये जो ड्रेनेज है इसको एक हाइड्रोलिक प्रोफाइल की तरह, उनको कन्वेंस सिस्टम की तरह, और इनके आप देखेंगे हर गांव में एक जोड़ होगा, और वहां जाकर के गंदा पानी, आज जो है हमारे यहाँ तो देखो गांव में ना मिट्टी छाटने की प्रथा होती है, आस्था होती है, आज वो बंद हो गई। मैं ये कहता हूं इस तरह की एक डीपीआर बने, शोधित होकर के पानी। यदि हम नमामि गंगे के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये यमुना जी बेल्ट पे आता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा और फंडिंग भी मिलेगी, अलग से फंडिंग मिलेगी। तो वो अगर वो डीपीआर ढंग से अप्रूव हो, तो मैं ये कहता हूं ये जो मिट्टी छटने की जो प्रथा जो बंद हो चुकी है, गंदगी है, वो मैं कहता हूं 2 या 3 साल के भीतर ये मिट्टी छटना फिर से शुरू हो जाएगा, और बतौला से काम शुरू होगा। थोड़ी आगे और बात करता हूं कि हमें एक जो है एक ऐसा कनेक्ट बनाना है। देखिए हमारी सोसाइटी में हम जात बिरादरी या फिर किसी और कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और उसी हिसाब से यदि हम डेमोग्राफी भी समझेंगे तो सोसाइटी जैसे कर रही है, मुझे ये उम्मीद है
आप एक बात बताओ, क्या मेरा हक नहीं बनता? मैं 10 साल आ गया कि मैं बथोला में आकर के अगर मैं आ रहा हूं तो आप मेरे को सपोर्ट करें। मैंने जब यहाँ पे मेरे आधार कार्ड पे बथोला किस लिए लिखवाया है, किस लिए लिखा हुआ है? क्यों नहीं हम यारी दोस्ती कर सकते हैं? क्यों हम हिचकते हैं? ये विलय का मौका है। और फिर भी जैसा ज्ञानेंद्र भाई ने कहा है, किसी भी तरह की कोई चीज है मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं। और इसके अलावा किसी को कोई भी प्रश्न है, अभी खुले मंच में कहता हूं, मुझसे पूछ सकता है। भगवान की दया से मुझे जो है किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, परंतु इसमें जो आया हूं एक कारण से आया हूं। ईमानदार हूं भाई साहब, खालिश हूं बिल्कुल। वरना 10 साल जो है, आप समझो 10 साल एक आरडब्ल्यू में रहना कोई आसान खेल नहीं होता। सरपंच की राजनीति से भी ज्यादा पेचीदगी जो हमारी आरडब्ल्यू की राजनीति में होती है। आज मैंने अपनी सोसाइटी का मैं एग्जांपल देता हूं। हर सोसाइटी आरडब्ल्यू में 2 या 3 पक्ष होते हैं, हमारी सोसाइटी में भी थे आज। लेकिन मेरी पूरी सोसाइटी, जो मेरे विरोधी भी थे, इनमें जो गिला शिकवे थे, वो एक बड़ा दिल करके जो है मैंने उनकी भी बात मानी, उनको भी अपने साथ लाया। तो मेरी ये मंशा है, आपको क्या देख करके, क्या सोच करके ये वोट करनी है। जैसे इन्होंने कहा कि सरदारी इसी रकबे में रहनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये वार्ड को सोच के हम काम करेंगे, वार्ड नंबर। और लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि जी हमारा रकबा है तो पहली ईंट, जैसा भाई साहब ने कहा, ये भी मेरा वादा है, कोई भी चीज आएगी वो काम बथोला से ही होगा। और मैं जो बड़े बड़े वादे कर रहा हूं, ये मैं मीनाक्षी मैडम के बिहाफ पे कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आओगे, मैंने ये मैडम के विचार जो है, मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मैडम के जो विचार जो है मैडम खुद बताएगी, लेकिन मैं मीनाक्षी मैडम के पीछे चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं इनको जो है वो करूंगा। मीनाक्षी मैडम। नमस्कार आप सबको मेरा। मैं मीनाक्षी योगेश मान हूँ और मैं वार्ड नंबर 38 से पार्षद के इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ। आप सब जानते हैं वार्ड की समस्याओं के बारे में तो मान साहब बता ही चुके हैं। वार्ड की समस्याएं तो हम सबको पता है। हम मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और ये सोसाइटीज वर्सेस गांव का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे वार्ड का इलेक्शन है। हम जो आगे आए हैं, आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है हमें, और अगर हम इसको इलेक्ट होके आएंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैं एमटेक हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ये जो काम हम जिन सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, मैं रोज इन्हीं कामों में रहती हूँ, लेकिन कभी अपने वार्ड के लिए नहीं कर पाए हैं। हम बाहर दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सुधार रहे हैं, लेकिन हमारा घर का बाहर गंदा पड़ा हुआ है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, अगर हम चुन के आते हैं तो आप में से किसी के मान सम्मान में या किसी की चौधराहट में कोई कमी नहीं आएगी। ये जिम्मेवारी लेने की लड़ाई है, आगे बढ़ने की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। ये राजनीति नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नहीं है। और आगे उसका रिजल्ट लेके आए, क्योंकि समस्याएं तो हम 12 साल से देख ही रहे हैं ना। बेटी और बहन समझ के मुझे सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। तो ये थी मीनाक्षी मैम, जिन्होंने अपने विचार जनता के सामने रखे।